ओके डियर डॉक्टर्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हार्ट एनाटॉमी के हवाले से हम लोग फर्स्ट एड को समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हमारा आज का 4th लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करना है हार्ट एनाटॉमी से। तो बेसिकली जब आप बड़ी बड़ी किताबें जो है वो उठा के उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ग्रेज एनाटॉमी वगैरह, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, कहाँ पे होता है, फिर इसका क्या कनेक्शन है विद आवर वर्टिब्रा के साथ, क्या कनेक्शन है इसका स्टर्नम के साथ, क्या कनेक्शन है मीडियास्टाइनम स्पेस क्या होती है, उसके क्या कंपोनेंट हैं, थोरेसिक कैविटी क्या होती है। तो ये तमाम की तमाम डिटेल। फिर हम लोग मसल्स देखते हैं, ये वो मतलब कि पूरी आप डिटेल्ड एनाटॉमी वहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं इधर उधर जाने की बजाय इस बुक के ऊपर ही फोकस करूँगा, ताकि हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो और ऑन द पॉइंट ही रहें, ऑन द वे ही रहें अपने इस बुक को कवर करने के हवाले से। जब हम उन बुक्स की समरी पेश करेंगे तो तब हम उनकी हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइजली आपको बताया गया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब मेरा ये कहानी गिराने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए हार्ट एनाटॉमी के हवाले से। तो अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप लोग जाके कहीं से वीडियो देख लें या कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लें, जिससे आपको पता चले हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसके क्या चैम्बर्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाई यील्ड पॉइंट हैं फर्स्ट एड के, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ बुक के हवाले से। तो जनाब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहली लाइन को, जो कि है लेफ्ट एट्रियम इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। अच्छा, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि इसने यहाँ पे बताया क्या हुआ है। इस सारी की सारी कहानी, जो पहला ब्लॉक है इतना, ये सारा का सारा ब्लॉक, एक मिनट में थोड़ा सा इसको एडिट भी कर दूं। ये सारा का सारा ब्लॉक, इसमें वो बताना क्या चाह रहा है। ओवरऑल कहानी ये है कि, एक मिनट में थोड़ा सा नीचे करूं इसको, वेट, या नाउ इट्स फाइन। तो ये सारे के सारे ब्लॉक में वो बताना ये चाह रहा है, इस सेक्शन में बताना ये चाह रहा है कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, वो एंटीरियर हैं या पोस्टीरियर हैं। मोस्ट एंटीरियर और मोस्ट पोस्टीरियर की उसने बात की है, और उसके हवाले से क्लिनिकल पॉइंट्स उसने बताए हैं कि इसके रिलेटेड क्लिनिकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। यानी कि हार्ट का जो सबसे एंटीरियर और पोस्टीरियर भी मैं आपको बताता चलूँ कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो अगली साइड पे होगा मतलब कि फ्रंट वाली साइड पे होगा, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, जो बैक साइड पे होगा उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। ये मेरा हार्ट है, तो ये जो आगे वाली सरफेस होगी ये हार्ट की मोस्ट एंटीरियर होगी, और ये जो बैक वाली साइड होगी ये मोस्ट पोस्टीरियर होगी। तो वो ये बताना चाह रहा है, इसने दो चैम्बर्स की बात की और दोनों के हवाले से ये बताया कि यहाँ पे कौन सा मोस्ट एंटीरियरली चैम्बर होगा। चार चैम्बर होते हैं हार्ट के, और जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर पे कौन सा चैम्बर होगा उसका नाम, यही आप लोगों ने याद रखना है। और इसके हवाले से क्लिनिकल टाइम्स भी उसने बताई हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पोस्टीरियर की पहले उसने बात की है कि पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाली साइड पे सबसे पिछला चैम्बर जो बैक साइड पे होगा। ऐसे अगर मैं इंसान को काटूं, यहाँ से काट के ऊपर से देखूं या नीचे से देखूं, तो मुझे जो मोस्ट बैकवर्ड जो हार्ट के चैम्बर नज़र आएगा वो कौन सा होगा, वो है जी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। क्लियर, ये हमारा पहला पॉइंट है, पहला मैसेज है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है, लेफ्ट एट्रियम इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। अब अगर आप लोग सबूत मांगते हैं, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे ए इमेज के अंदर आप लोगों को दिखाया हुआ है। इस इमेज के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे कट किया है ह्यूमन को, और ऊपर से या नीचे से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। मोस्टली हम लोग नीचे से देख रहे होते हैं। ओके, ये भी एमसीक्यूज आए थे, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग देख रहे होते हैं जब भी हम लोग इस तरह के स्कैन्स वगैरह करते हैं। सीटी स्कैन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर अगर आप लोग सबसे एंटीरियरली देखें, ये सामने क्या है, ये हमारी चेस्ट का एंटीरियर पोर्शन है। आप लोगों को रिब्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये हमारी छाती है, सेंटर में करके यहाँ पे करके कहीं पे क्या होगा, स्टर्नम होगा, जो हमारी मिड बोन होती है, ठीक है। और आप देखें इसके बिल्कुल पीछे करके यहाँ पे मोस्ट एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है, आर वी लिखा हुआ है, राइट वेंट्रिकल इसने लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है।
राइट वेंट्रिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद उसने लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एट्रियम, और यहाँ पे पीछे करके इसने लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम। तो मोस्ट पोस्टीरियरली कौन सा पोर्शन है? 4 पोर्शन उसने हार्ट के लिखे हुए हैं, 4 चैम्बर्स भी होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे सबसे आगे देखें क्या पड़ा हुआ है? राइट वेंट्रिकल। सबसे पीछे क्या पड़ा हुआ है? लेफ्ट एट्रियम। तो हम लोगों ने इन्हीं को डिस्कस करना है, ना कि इन दोनों को। ओके, यही एमसीक्यूज आता है मोस्ट एंटीरियर मोस्ट पोस्टीरियर का, और इनके हवाले से क्लिनिकल पॉइंट्स क्या हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले उसने किसकी बात की है? मोस्ट पोस्टीरियर की। तो मोस्ट पोस्टीरियर कौन सा पड़ा है? यहाँ पे देखें LA लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है। लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट इन माइटोस्टिनोसिस कैन लीड टू, क्या होगा? क्लिनिकल टाइम्स बता रहा है कि क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। वो कह रहा है कि अगर लेफ्ट एट्रियम बढ़ जाए, अगर इसका साइज बढ़ जाए, तो ये क्या करता है? कब बढ़ता है उसने ये भी बता दिया, माइटोस्टिनोसिस के अंदर बढ़ता है। माइटोस्टिनोसिस क्या होती है, इसके हवाले से आपने परेशान नहीं होना, जब आगे हमारे पास माइटोस्टिनोसिस का टॉपिक आएगा मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली होता यह है कि माइट्रल वाल्व जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा होता है, उस वाल्व का नाम होता है माइट्रल वाल्व। उसमें स्टीनोसिस आ जाए, उसमें तंगी आ जाए, वहाँ से ब्लड सही तरीके से पास ना हो, तो ब्लड कहाँ पे कलेक्ट होगा? एट्रियम के अंदर। कौन से एट्रियम के अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। क्लियर? तो फिर क्या होगा? उसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है। तो जब उसकी इनलार्जमेंट होगी, तो ये होता है माइटोस्टेनोसिस सिंपल वर्ड में। जब उसकी इनलार्जमेंट होगी, तो यहाँ पे अगर आप लोग दोबारा से इस इमेज के अंदर आएँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, लेफ्ट एट्रियम है और उसके साथ क्या पड़ा हुआ है? आयोटा पड़ी हुई है। तो यहाँ पे सेंटर में करके, यहाँ पे करके क्या पड़ा होगा? एसोफेगस पड़ा होगा। यहाँ पे करके क्या पड़ा होगा? एसोफेगस। क्योंकि हार्ट और हार्ट से जब एओटा निकलती है, तो एओटा ऐसे पीछे को मूव करती है, और सेंटर में क्या पड़ा होता है? एसोफेगस पड़ा होता है। तो लेट्स सपोज, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। ये मेरा हार्ट है, लेट्स सपोज, और ये यहाँ से अयोटा निकल के ऐसे पीछे को जा रही है, और यहाँ पे एसोफेगस पड़ा हुआ है। अब जब ये वाला पोर्शन, इसका साइज बढ़ेगा, तो ये कहाँ पे पिंच करेगा? इस जगह पे, इस एसोफेगस वाले पाइप को, जो कि खुराक की नाली होती है, उसके ऊपर आके जोर डालेगा, उसको बंद करने की कोशिश करेगा। तो जब ये इसको बंद करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? डिस्फेजिया, ठीक है, निगलने में मसला आएगा। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस मैंने बताया, इसके साथ ही इधर पड़ा होता है पीछे। क्लियर? और हमारे पास क्या होगा? हॉर्सनेस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्यों होगी? वॉइस का मसला क्यों आ रहा है हमें? ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। लेरेंजियल नर्व होती है जिसका नाम है लेफ्ट लेरेंजियल, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो कि ब्रांच होती है वेगस नर्व की। ये हमारे लेरेंक्स को सप्लाई देती है, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। क्यों इसे रिकरेंट बोला जाता है? क्योंकि अब देखें यहाँ पे लेरेंक्स पड़ा है, तो वेगस नर्व ऊपर से आ रही है ब्रेन स्टेम से, यहाँ पे आएगी, यहाँ से इसने होना तो ये चाहिए था कि लेरेंक्स यहाँ पे है, तो लेरेंक्स की नर्व, वेगस नर्व अगर इसको सप्लाई कर रही है, तो यहाँ पे ही इसको सप्लाई दे दे और बाकी नीचे चले। लेकिन ऐसा नहीं होता, वेगस यहाँ से गुजर कर नीचे जाती है। कहाँ तक जाती है? हार्ट के अयोटा वाली साइड तक आती है, ठीक है। फिर वहाँ से मुड़कर पीछे को आती है, इसलिए इसका नाम रिकरेंट है। रिकरेंट का मतलब है वापसी आना, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इसलिए हमने इसको बोलना है, ठीक है। तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हमारे फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस प्रोड्यूस करती है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्टनर सिंड्रोम भी बोलते हैं, ड्यू टू माइट्रल स्टीनोसिस, ड्यू टू enlargement ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो एक क्लिनिकल पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेना है। आगे है जी, राइट वेंट्रिकल इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल को सबसे एंटीरियर है, एंड द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ट्रोमा। ऑफ कोर्स सबसे आगे पड़ा हुआ है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप लोग देखें सबसे एंटीरियर क्या पड़ा होगा? सबसे एंटीरियर पड़ा होगा मेरे पास राइट वेंट्रिकल। तो जब कोई स्टैब वगैरह आएगा, कोई जख्म आएगा, तो सबसे ज़्यादा इंजरी के चांस किसके होंगे? ऑफ कोर्स इसी चैम्बर के होंगे। तो यही वो लिख रहा है कि इज़ द मोस्ट कॉमन इंजर्ड इन ट्रॉमा, ठीक है। उसके बाद है जी, लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ अबाउट 2/3 एंड राइट वेंट्रिकल इज़ अबाउट 1/3 ऑफ द इंफीरियर डायफ्रामेटिक कार्डिक सरफेस। अब देखें, हम लोग जब हार्ट को देखते हैं, इस पिक्चर के अंदर अगर आप लोग देखें, ये जो एक्सरे की इमेज है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, हार्ट कुछ इस तरह का दिखाया गया है, कुछ इस तरह आ रहा है, और फिर वो इस तरह गया हुआ है, ठीक है। उसकी एक यहाँ पे बेस बनी हुई है। वो ये कह रहा है कि ये जो बेस है,
ये बेस जो इस बेस को मैं अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, एक पहला और दूसरा और तीसरा, ये सारी की सारी बेस है, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो वो ये कहना चाह रहा है, नीचे क्या है, डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम, ठीक है, एक मसल होता है, उसके ऊपर ये हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उस साइडों पे क्या है, लंग्स हैं। अब मैंने इसके 3 हिस्से कर लिए, 1 2 3, और ये कह रहा है कि ये जो 2 हिस्से हैं ये कौन बनाता है, ये 2 हिस्से कौन बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो एक हिस्सा है ये कौन बनाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल सबसे आगे तो होता है, लेकिन वो बेस के साथ ज़्यादा नहीं लगा होता, एक वजह, और दूसरी वजह लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ भी बड़ा होता है, ठीक है, वो साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा जगह घेर रहा है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें, ये इमेज है हार्ट की, तो यहाँ पे देखें, ये राइट एट्रियम है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक ये होगा, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है सारा का सारा, क्लियर। और बाकी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, एजाइगस वेन आपको नज़र आ रही है, एओर्टिक नोच आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज आपको नज़र आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, क्लियर। तो ये दोस्तों आप लोगों ने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से, बस इतनी नोट में इसने यहाँ पे लिखी हुई है, हार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए। बाकी इट इज़ नॉट equal to your reading, or it is not equal to your मेहनत that you have done on Grey's Anatomy and these kind of big books, तो आपको वो पढ़नी चाहिए ताकि आपको, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट एड है, ऑक्सीजन आप लोग देना चाह रहे हैं अपने नॉलेज को, तो ये ऑक्सीजन के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जी हमारे पास अगला टॉपिक हमारा पेरिकार्डियम का, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होती है, आपको इसके नाम से ही नज़र आ रहा होगा, पेरी मतलब के ऊपर, कार्डियम के ऊपर चढ़ी हुई एक तह, उसके हवाले से हम लोगों ने बात करनी है कि हार्ट के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसकी आगे से 3 लेयर्स होती हैं, ये 3 पर्दों वाली झिल्ली होती है, ओके। अब कुछ राइटर्स जो है वो 2 लेयर्स लिखते हैं, फिर 2 लेयर्स की भी आगे डिवीजन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे वेट अ मिनट, किधर गया, यस, एक लेयर वो कहते हैं ये फाइब्रस है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक ये हो गई, एक ये होगी, और दूसरी वो कहते हैं, ये 2 जो लेयर्स हैं, मैंने आपको बताया टोटल 3 यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये 2 वो एक ही कैटेगरी के अंदर रखते हैं, जिसको वो बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। मैं ऐसे लिख देता हूँ, सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम, दीज आर द 2 लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम, ओके। अब क्या होता है, सीरस पेरिकार्डियम आगे से 2 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, एस मेरा छुप गया है, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एस, खूबसूरत सा एस, ओके। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम एक होगी जो सबसे बाहर है, और नीचे को जब हम आते हैं तो मेरे पास 2 लेयर्स आती हैं जिनको कलेक्टिवली सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं। सीरस पेरिकार्डियम आगे से 2 के अंदर डिवाइडेड है, एक को हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम और एक को हम बोलते हैं एपिकार्डियम या विसरल पेरिकार्डियम। अच्छा, विसरल का लफ्ज़ जो सा होता है ना, विसरा बोलते हैं डीप ऑर्गन्स को, जैसे कि हमारे विसरास की जब हम बात करते हैं, हमारे इस तरह के ऑर्गन जो हमारी आंतें हो गई, दिल हो गया, मतलब कि डीप, ओके। तो विसरल पेरिकार्डियम जो हार्ट के साथ बिल्कुल डीपली उसके साथ अटैच हो, मिसाल के तौर पे सबसे पहले आ रही है मेरे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम जो बाहर है, उसके बाद पैराइटल सबसे एंड पे जो बिल्कुल चिपकी होगी हार्ट के साथ, उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, और उसका दूसरा नाम क्या है, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। अब दोस्तों आप लोगों ने एक और पॉइंट याद रखना है कि पैराइटल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, अभी आगे आएगा, मैं यहाँ पे वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे होती है इन दोनों के दरमियान, ओके, इसके और इसके दरमियान नहीं होती, ठीक है। ये सीरस पेरी, अब कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, वो कहते हैं कि सीरस पेरिकार्डियम के अंदर 2 लेयर्स हैं, उसके अंदर एक स्पेस है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब लोगों को लगता है जब दूसरी बुक्स पढ़ते हैं तो एक फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, एक सीरस पेरिकार्डियम होती है, उनको लगता है फाइब्रस और सीरस के दरमियान कोई स्पेस है, नहीं, सीरस के अंदर 2 लेयर्स हैं, उनके दरमियान एक स्पेस है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। आगे लिखा हुआ है पेरिकार्डियल स्पेस के हवाले से भी, ये लिखा हुआ है पेरिकार्डियल स्पेस लाइज बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम या विसरल पेरिकार्डियम इसको बोलते हैं। पेरिकार्डियम इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व से इनर्वेटेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे लिखता है वो, पेरिकार्डाइटिस यानी कि इस जगह की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, काज रेफरल पेन टू द नेक आर्म
टू द नेक, आर्म्स एंड वन आर बोथ शोल्डर ऑफ ऑन द लेफ्ट। ठीक है, फ्रेनिक नर्व कहाँ से आ रही होती है? ऊपर से आ रही होती है, हमारे नेक वाले रीजन से, शोल्डर वाले रीजन से। तो चूंकि हमारे पास ये फ्रेनिक नर्व पेरिकार्डियम को सपोर्ट कर रही होती है, वहाँ पे इनर्वेट कर रही होती है, तो वहाँ पे अगर फ्लूइड वगैरह कलेक्ट होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, तो पेन हमें ऊपर वाली साइड पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी अगर आप लोग इमेज के अंदर देखें तो सबसे बाहर क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद पैराइटल पेरिकार्डियम, और पैराइटल पेरिकार्डियम के नीचे स्पेस है जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, और यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ओके, और ये फ्लूइड अगर बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक टैम्पोनेट। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ताकि फ्रिक्शन से बचाया जा सके। उसके बाद आती है एपिकार्डियम, जो विस्टरल पेरिकार्डियम, और उसके नीचे अगर आप लोग देखें यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, कोरोनरी वेसल्स। उसके बाद ये मसल की लेयर है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, और सबसे एंड वाली लेयर जो उसकी होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्लियर? तो ये था पेरिकार्डियम के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने याद रखने हैं। क्लियर? और आगे है जी मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोरोनरी ब्लड सप्लाई। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा कोरोनरी ब्लड सप्लाई। तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है और कंटिन्यूस ज़रूरत होती है ताकि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करता रहे। तो आम हालात में जब आप लोग सुनते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, वो क्यों हो रहा होता है? इन्हीं कोरोनरी ब्लड सप्लाई के अंदर शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे क्लॉट वगैरह बनते हैं जिससे ऑक्सीजन नहीं जाती हार्ट को और प्रॉब्लम होती है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को याद होना चाहिए इसकी ब्लड वेसल्स। अच्छा, यहाँ पे इस नॉलेज की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर लाना चाहूँगा, इस इमेज के साथ आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, उसके बाद मैं इन पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ। इस इमेज के अंदर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे बताना है कि ब्लड सप्लाई बॉडी की तरफ कौन लेकर जा रहा होता है? ऑफ कोर्स अयोटा लेकर जा रही होती है। यहाँ पे देखें अयोटा की बिल्कुल बेस के ऊपर, अयोटा की बिल्कुल बेस है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड आता है और पूरी बॉडी की तरफ जाता है। लेकिन पूरी बॉडी में ब्लड जाने से पहले हार्ट कहता है कि पहले मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो क्या होता है, यहाँ से दो ब्लड वेसल्स निकलती हैं। एक का नाम है RCA यानी कि राइट करोनरी आर्टरी, और दूसरी का नाम है LCA जिसका नाम है दूसरा लेफ्ट करोनरी आर्टरी। ये दो मेन आर्टरीज निकलती हैं यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट करोनरी आर्टरी और राइट करोनरी आर्टरी। अब इन्होंने आगे डिफरेंट ब्रांचेस देनी है, दो निकल आई। उसके बाद राइट करोनरी आर्टरी ने डिफरेंट ब्रांचेस दे दी हैं, जैसा कि अक्यूट मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर साइड पे जाएगी तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ उसके हवाले से। तो राइट करोनरी आर्टरी ने इस सारे पोर्शन को सप्लाई देनी है, और इसी तरह लेफ्ट करोनरी आर्टरी ने भी आगे से डिफरेंट ब्रांचेस देनी है। एक है उसका नाम क्या है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी RCX, और दूसरी एक नीचे की तरफ आ रही है जिसको हम बोलते हैं LAD या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्लियर? और एक और आप लोग देख रहे हैं ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी यहाँ पे मौजूद है। तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मेन कितनी निकलती है? मेन दो निकलती हैं, राइट करोनरी आर्टरी और लेफ्ट करोनरी आर्टरी। आगे उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। क्लियर हो गया? और ये इसने पोस्टीरियरली थोड़ा सा दिखाया हुआ है। पोस्टीरियर मैं आप लोगों को पोस्टीरियर बोल रहा हूँ, तो पोस्टीरियर साइड पे देखें, लेफ्ट करोनरी आर्टरी से क्या निकली? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये पीछे की तरफ जाती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये देखें पीछे की तरफ सारे एरिया को ये सप्लाई दे रही। इस तरह राइट करोनरी आर्टरी से मैंने आपको कहा पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकलेगी। एक तो एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी निकल रही है या एक्यूट मार्जिनल आर्टरी निकल रही है जो कि यहाँ पे सप्लाई दे रही है। एक निकलती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। यहाँ पे पोस्टीरियरली देखें ये किसके साथ अटैच है? ये राइट करोनरी आर्टरी के साथ अटैच है। तो ये उसकी आगे से ब्रांच है सारी की सारी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस बुक वाले ने क्या लिखा है। ये है जी ब्लड सप्लाई हार्ट की, आप लोगों ने बस इतनी याद रखनी है, यही मेन ब्लड वेसल्स हैं। अब आते हैं कि स्टेप 1 वाले ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेसिकली इसने हमें ये बताया है कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्लड वेसल कौन कौन से एरिया को ब्लड सप्लाई दे रही है। क्लियर? कौन कौन सी ब्लड वेसल, मेन ब्लड वेसल कौन कौन से एरिया ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है, ताकि हमें अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये वाली आर्टरी के अंदर क्लॉट बना हुआ है तो हमें पता हो कि कौन सा हार्ट का पोर्शन अफेक्टेड होगा ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ड्यू टू एम्बोलाई, ड्यू टू थ्रोम्बस। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले है मेरे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब आप लोगों ने बताना है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसकी ब्रांच थी?
जी अभी मैंने आपको बताया, आप लोग वीडियो पीछे जाकर भी देख सकते हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसकी ब्रांच थी? ये है जी एलएडी। अगर आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन, लेट मी चेक। यस, एलएडी किसकी ब्रांच है? लेफ्ट करोनरी आर्टरी की, जो कि अगली साइड पे आ रही है, एंटीरियर साइड पे आ रही है, ठीक है। एंड इट्स ब्रांचेस, और इसकी भी आगे से ब्रांचेस सप्लाई एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंटीरियर साइड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मैंने आपको पढ़ाया है, ये कौन सा सेप्टम होता है? जो कि वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है। एंटीरोलेटरल पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स हार्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यू टू इनका काम क्या होता है, जो माइट्रल वाल, ट्राइकस्पिड वाल, इन तमाम के तमाम वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाना, ठीक है। इसके अलावा एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर सरफेस ऑफ मतलब कि एंटीरियर ही सारा चल रहा है, क्योंकि इसका अपना नाम क्या है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और मोस्ट कॉमनली अक्लूटेड आर्टरी है, सबसे ज़्यादा अक्लूड होने वाली आर्टरी का नाम क्या है? LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। किस चीज़ को सप्लाई कर रही है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, पेपिलरी मसल एंटीरोलेटरल, और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। क्लियर? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कितना? 2/3, 2/3। आगे आ जाती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसकी ब्रांच है? याद करें, पोस्टीरियर साइड पे ये रही है, ये सारी की सारी किसकी ब्रांच है? राइट करोनरी आर्टरी की। लेकिन मैं कुछ लोगों के अंदर आपको कहूँ कि ये लेफ्ट करोनरी आर्टरी से भी निकलती है, अभी ये बात करते हैं इसके हवाले से भी, लेकिन अभी आप लोग याद रखें मोस्टली राइट से ही निकलती है। राइट करोनरी आर्टरी की ब्रांच है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, सप्लाई कर रही है बाकी के 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, पोस्टीरियर 2/3 वाल ऑफ वेंट्रिकल्स को। एंटीरियर को कौन सप्लाई कर रहा था? LAD। पोस्टीरियर को कौन सप्लाई कर रहा है? PAD। यहाँ पे देखें बिल्कुल सारा क्लियर आपको नजर आ रहा है इमेज के अंदर भी। एंड पोस्टीरियर मेडियल पेपिलरी मसल, एंटीरोलेटरल पेपिलरी मसल को कौन कर रहा था? LAD। पोस्टीरियर मेडियल पेपिलरी मसल को कौन कर रहा है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद हमारे पास रह जाती है RCA, यानी कि राइट करोनरी आर्टरी। ये किसको सप्लाई देती है? AV नोड को, SA नोड को, खुद जो मेन आर्टरी जो यहाँ से निकल रही है, किस किस को सप्लाई दे रही है? SA नोड को, AV नोड को। अगर इसके अंदर इन्फाक्ट हो जाए दैट में काज नोडल डिसफंक्शन। अगर इसके अंदर हमारे पास ओक्लूजन हो जाए तो SA नोड, AV नोड नहीं काम करेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया या हार्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और ब्रांच भी इसकी यहाँ पे निकल रही थी जो मैंने आपको दिखाई थी, AMA, जिसका नाम था एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। एक्यूट मार्जिनल, राइट एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, जो कि किसको सप्लाई कर रही है? राइट वेंट्रिकल को। ये सारा का सारा पोर्शन राइट वेंट्रिकल का है। क्लियर? अब आते हैं PDA के हवाले से। मैंने आपको कहा PDA लेफ्ट करोनरी आर्टरी से भी निकल सकती है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। राइट डोमिनेंस या लेफ्ट डोमिनेंस। राइट डोमिनेंस का क्या मतलब है? राइट डोमिनेंस का मतलब है कि PDA पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ से निकल रही है? राइट करोनरी आर्टरी से निकल रही है। अगर लेफ्ट करोनरी आर्टरी से निकले तो उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन। PDA अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट करोनरी आर्टरी, या लेफ्ट करोनरी आर्टरी की भी कौन सी ब्रांच? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। आगे है जी कोडोमिनेंस। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड से सप्लाई ले रही हो PDA, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से भी ले रही हो, राइट करोनरी आर्टरी से भी ले रही हो, ठीक है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहाँ पे थी? ये वाली लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, या बेसिकली किसकी ब्रांच है? लेफ्ट करोनरी आर्टरी की ब्रांच है, तो एक ही बात है। आगे है जी करोनरी ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पीक इन अर्ली डायस्टोल। बात करने का मतलब ये है कि जब डायस्टोल होता है तभी ब्लड सप्लाई जाती है हार्ट को, ठीक है। बॉडी में ब्लड सप्लाई कब जाती है? बॉडी में ब्लड सप्लाई जाती है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब सिस्टोल होता है। हार्ट को ब्लड सप्लाई कब जाती है? जब डायस्टोल होता है, ठीक है। सिस्टोल में भी जाती है लेकिन कम जाती है। वजह क्या है? क्योंकि हार्ट जो है वो एक्सपैंड कर रहा होता है। जब वो एक्सपैंड करेगा तो बाहर वाली ब्लड वेसल्स पिंच हो जाएंगी, तो कैसे ब्लड जाएगा उनके अंदर? जैसे ही वो रिलैक्स होगा ब्लड वहाँ पे आएगा, ठीक है। क्लियर? आगे है जी क्रोनरी साइनस रन्स इन द लेफ्ट एंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव एंड ड्रेन इनटू राइट एट्रियम। तो ये सारी की सारी आर्टरीज पड़ी हैं। वेन जो मेन है उसका नाम है करोनरी साइनस, जो मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी बताई थी। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये करोनरी साइनस के अंदर जाएगा। करोनरी साइनस यहाँ पे पीछे करके होता है, यहाँ पे उसने बनाया नहीं है, यहाँ पे करके होता है। और ये कहाँ पे ब्लड लेके जाता है? राइट एट्रियम के अंदर। ये राइट एट्रियम है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड को उठाएगा और राइट एट्रियम में डाल देगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से किधर को जाएगा? हमारे लंग्स के तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर? और आप लोगों ने याद रखना है ये जो करोनरी साइनस है इसमें मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी का। क्लियर? और ये सबसे बड़ी वेन भी है हमारी बॉडी। क्लियर?
विच हैज़ साथ में ये भी आप लोगों ने याद रखना है, विच हैज़ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मोस्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्लियर? ओके, तो ये मेरे पास हो गया आप लोगों के एनाटॉमी ऑफ द हार्ट के हवाले से जितने भी हम लोगों ने पॉइंट देखने थे वो देख लिए हैं। बाकी आप लोगों ने रिवीजन करनी है इस सारे टॉपिक की, बार बार देखना है इसको। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समराइज़ करके बता देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो। समरी के ऊपर आते हैं, समरी देखते हैं क्या है ब्लड आर्टरीज़ के हवाले से। ठीक है, तो हमारे पास आर्टरी थी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि मेन आर्टरी थी, जो कहाँ से निकल रही थी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ से निकल रही है, लेफ्ट करोनरी आर्टरी से। ठीक है, दो मेन है, राइट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट करोनरी। लेफ्ट करोनरी आर्टरी की ब्रांच क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो आगे से डिफरेंट ब्रांचेस देती है, जैसे कि एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर ब्रांचेस। ठीक है, जो किसके इसको सप्लाई करती है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम को, एंटीरियर लेटरल पैपिलरी मसल्स को, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को, ये तमाम की तमाम सरफेसेस को ये सप्लाई देती है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली एक्लोडेड ये आर्टरी है इन करोनरी आर्टरी डिजीजेज। ठीक है, हार्ट अटैक होता है तो मोस्ट कॉमनली एक्लोडेड कौन सी होगी, यही वाली। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, जो कि मैंने आपको बताया अगर लेफ्ट डोमिनेंट पर्सन हो तो लेफ्ट करोनरी आर्टरी, राइट डोमिनेंट हो तो राइट करोनरी आर्टरी से निकलेगी। राइट करोनरी आर्टरी से ही मोस्टली निकलती है 80 to 90%। ठीक है, कौन कौन सी जगह को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम को, 2/3 को ये, 1/3 को ये, पोस्टीरियर 2/3 वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे, एंटीरियर साइड पे सारी की सारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ही है। पोस्टीरियर 2/3 को पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और पोस्टीरियर मीडियल पैपिलरी मसल को, एंटीरियर लेटरल पैपिलरी मसल्स को ये कर रही थी, पोस्टीरियर मीडियल पैपिलरी मसल्स को पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कर रही है। ठीक है, यूजुअली अराइज फ्रॉम आरसीए, राइट डोमिनेंट और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये बात वही लिखी हुई है डोमिनेंस वाली। आगे है जी राइट करोनरी आर्टरी, जो कि हमारे पास खुद भी डिफरेंट ब्रांचेज देती है मेन, जैसे कि एसे नोडल आर्टरी जो कि एसे नोड को सप्लाई करेगी, एवी नोडल आर्टरी जो कि एवी नोड को सप्लाई करेगी, और राइट एक्यूट मार्जिनल आर्टरी जो कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। ये सारी की सारी वो जगह लिखी हुई हैं जहाँ पे ये सप्लाई देगी। क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और लास्ट पे यहाँ पे पॉइंट मेरा रह गया है, उसको भी मैं बता दूँ। इन्फाक्शन में काज नोडल डिस्फंक्शन ब्रेडिकार्डिया और द हार्ट ब्लॉक। ऑफ कोर्स ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है, एवी नोड इम्पल्स जनरेट करता है ऐसे नोड के बाद, तो वही अगर हमारे पास उन्हीं की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो वो सेल डेथ हो जाएगी उनकी, तो ब्रेडिकार्डिया या हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस होंगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और दोस्तों से भी शेयर करें ताकि हम मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक्स अ लॉट।